इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिट 1 तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग मोस्ट रेलेवेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। व्हाई मोस्ट रेलेवेंट? बिकॉज उसमें आज तक सिंस 1991 आज तक क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, सब कवर्ड है। अभी तक जो हम बातें कर रहे थे वो थी हिस्ट्री मेजरली। अब जो होगा वो अपार्ट ऑफ इट इज हिस्ट्री, बट मेजॉरिटी अब क्या कर रही है गवर्नमेंट उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, सब कवर्ड है। इसमें जीएसटी भी है, इसमें डिमोनेटाइजेशन भी है। तो इट इज नॉट जस्ट 1991, इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट। ध्यान से देखना, इस चैप्टर को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी बोला जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक ही बात है, सेम चैप्टर की बात हो रही है। Since independence, India followed the mixed economic system by combining the advantages of the market system, which was the capitalist economy, with those of the planned economic system, a socialist economy. India chose a mixed economy, but it was bent towards socialism. ये बात मैंने आपको पहले बताई है। India chose to be a mixed economy, but it was bent towards socialism. ये बात हमने पहले डिस्कस करी है, नहीं करी है? Yes. तो इसका क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है कि bent towards socialism, how can we say that? कोई बता सकता है? Try. रमा? सर मतलब पब्लिक वेलफेयर पे ज्यादा फोकस किया है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा। Very close. Aditya Randa? How can we say that we were bent towards socialism? Aditya Randa? Saish? No comments? नेटवर्क एरर? सहीश? मैं रूम से रिमूव कर दूंगा। क्या बोलो? पार्टी में हो? आंसर सहीश। आप बोल सकते हो मुझे नहीं पता। दिस इज वेरी सैड। तो मुंह खोलो, मैसेज तो आ रहे हैं आपके। कोई प्रॉब्लम माइक के साथ? तनुज? ठीक कराओ सर फिर। ज्यादा सोशलिस्ट मतलब सर जो सर प्रोडक्शन और सर सब ओन करते हैं सर, वो गवर्नमेंट ज्यादा करती है सर करेक्ट, प्राइवेट से। करेक्ट। Public sector was given the leading role at the time of independence. The majority factors of production, they were owned by the public sector. Therefore, we can say that we were bent towards social, वो understanding point of view से। We chose a mixed economy, but in reality, the public sector dominated the control and regulation of our colony, of our economy, and the private sector was ignored. There was a huge investment in the public sector and a very low investment in the private sector. The dominance of the public sector for about 4 decades led to establishment of various rules and laws, which hampered the process of growth and development. According to some scholars, the increasing role of public sector has helped the Indian economy to achieve growth in savings,
to develop a diversified industrial sector. So diversification took place because of the public sector. Achieving food security through sustained expansion of agricultural output. तो हमने जब critical appraisal किया था तो उसमें था ना सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स हुई थी, डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर हुई थी, डाइवर्सिफिकेशन तो हुई थी बट काफी सारी इंडस्ट्रीज हमारी दे वर इनकरिंग ह्यूज लॉसेस. फायदे हुए थे बट नुकसान कहीं ज्यादा हुए थे. तो what were the reasons for economic reforms? Very important, very important 6 marker question, very important 6 marker question. 6 marker हमारे कोर्स में तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है बेटा, पूरी की पूरी केस स्टडी इस पे बन सकती है और उसमें नीचे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप 6 सिंगल क्वेश्चंस आ सकते हैं. अपने मन से ये निकाल दो कि पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें सिंगल्स आएंगे, ऐसा नहीं है, उसमें केस स्टडीज भी होंगी. ये आपको पता है कि नहीं पता है? कुछ पता है? Yes. अभिनव को पता है तो यस बिल्कुल सही पता है. कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? एक पैसेज आ जाएगा, उसके उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे. तो वो उन्होंने बड़े क्वेश्चन को ही ब्रेक कर दिया 6 पार्ट्स में. तो प्लीज आप पढ़ेंगे वैसे ही जैसे आप पहले पढ़ रहे थे, सब्जेक्टिव टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप साइमल्टेनियसली. वो आपके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो रीजन असर्शन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड हो, वो सब कवर कर देगा. बी केयरफुल. तो रीजंस नंबर 1, चलो, the economic condition of India in the year 1991 was miserable. It was due to the cumulative effect of a number of reasons. Let us discuss the various reasons which arose the need for making major economic reforms in the country. Number 1, poor performance of the public sector. पब्लिक सेक्टर ने डाइवर्सिफिकेशन में तो हेल्प किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, but they were performing inefficiently. In the 40 years period 1951 to 1990, public sector was assigned an important role to work for the economic development of India. However, except for a few public enterprises, the overall performance was very disappointing. Considering huge losses incurred by a good number of public sector enterprises, the government recognized the need for making the necessary reforms. They were incurring huge losses. Number 2, deficit in BOP. Deficit in BOP, balance of payment deficit. अब यहाँ हमारा काम आएगा मैक्रो करा हुआ. BOP, it is a statement which shows inflows and outflows of foreign exchange or the transactions done with the foreign countries. Deficit मतलब outflows of foreign exchange were more than the inflows of foreign exchange. Outflows were more, इसका मतलब your imports were more than the exports. Deficit in BOP. Deficit in BOP arises when foreign payments for imports exceed foreign receipts from exports. ऐसा क्यों हो रहा था? हमने तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करी हुई थी, हमने तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई थी. कह रहे जितने मर्जी उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, बट जो प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है लोगों को इंपोर्ट ही करने पड़ रहे थे. और हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की वजह से, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने की वजह से आप उनको कंपटीशन से बचा रहे थे. तो आप वो माँ बाप थे जो बच्चों को पैम्पर कर रहे थे, कंपटीशन से बचा रहे थे, बट कंपटीशन तो एग्जिस्ट करता था. तो कंपटीशन से बचाने के चक्कर में वो हो गए इनएफिशिएंट. अब वो वर्ल्ड मार्केट के साथ compete नहीं कर पा रहे थे. तो जब बड़े हुए तो वर्ल्ड मार्केट के साथ compete नहीं कर पाए, तो क्या उनका कोई सामान खरीदेगा वर्ल्ड में? अगर कंपेटिटिव प्राइसिंग नहीं है, टॉप क्वालिटी नहीं है, तो क्या कोई खरीदेगा सामान इंडिया से? नो सर. तो हमारे एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा गिर गए थे. Even after imposing heavy tariffs and fixing quotas, import substitution के लिए हमने tariffs and quotas ये सब policies
फ्रेम करी थी, बट there was a sharp rise in imports. On the other hand, there was a slow growth of exports due to low quality and high prices of Indian goods in the international market. So reasons for economic reforms: number one, poor performance of the public sector; number two, deficit in BOP; number three, inflationary pressures. महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी. महंगाई क्यों बढ़ रही थी? गवर्नमेंट डेफिसिट में थी. गवर्नमेंट डेफिसिट में थी, तो जब गवर्नमेंट डेफिसिट में होती है तो क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स. नए नोट छपेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, तो प्रेशर बढ़ेगा प्राइसेस पे, महंगाई बढ़ती जाएगी और बढ़ती गई थी. तो आपके कॉन्सेप्ट्स मैक्रो के आपको ये पूरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे कि इन्फ्लेशन डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से हुई थी. डेफिसिट इन बीओपी, एक्सपोर्ट्स वर लेस देन द इंपोर्ट्स. Inflationary pressures, there was a consistent rise in the general price level in the economy due to increase in money supply and shortage of essential goods. उन्होंने तो एक लाइन में बस लिख दिया increase in money supply, but increase in money supply क्यों हुई थी? डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से. डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई थी. आ जाएगा वो आगे. बट मनी सप्लाई कब बढ़ेगी? जब नए नोट छपेंगे तभी तो बढ़ेगी. फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि बीओपी डेफिसिट में था, आपके एक्सपोर्ट्स गिर रहे थे, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे. अब जो अगर आपको स्टेबलाइज करने के लिए और जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को मीट करने के लिए अपने रिजर्व्स ही तो यूज करने पड़ेंगे. अगर डेफिसिट होगा और लोन्स कहीं से नहीं मिल रहे तो अपने रिजर्व्स ही यूज करेंगे. विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स होगा लास्ट में. यस और नो? Yes or no? Yes, sir. Remember, BOP, structure of BOP, overall deficit is financed from reserves. तो withdrawal from reserves, तो वो reserves deplete होते गए थे उस टाइम पे. Foreign exchange reserve, also termed as forex reserve or FX reserves, are external assets. They may be in the form of foreign currencies, gold reserves, special drawing rights, SDR. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं, आपके पास अथॉरिटी है कि आप परचेज करते हो एसडीआर्स, कि आप यूएस हो, मैंने आपसे 5 बिलियन के एसडीआर्स ले रखे हैं, तो मेरे पास एक परमिशन है कि मैं जब चाहे आपसे $5 बिलियन ले सकता हूं. तो इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व ओनली, कि आपने रिजर्व बना के रखे हुए हैं. जरूरी नहीं ना कि मैं एक साथ सारा का सारा करेंसी लेके बैठूं. मैंने एसडीआर ले लिया, मेरे पास एक परमिशन आ गई ना, जब मुझे चाहिए होगा मैं $5 बिलियन या $5 ट्रिलियन ले लूंगा, जितने के भी मेरे पास एसडीआर्स हैं. तो राइट्स हैं आपके पास, दे आर हेल्ड. तो हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में पढ़ा था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो ऑल दीज एसेट्स आर हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर डायरेक्ट फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स इम्बैलेंसेस. तो इम्बैलेंसेस को मीट करने के लिए, डेफिसिट को मीट करने के लिए. In 1991, foreign exchange reserves fell to the lowest level and it led to the foreign exchange crisis in the country. Foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks. इतने कम हो गए थे हमारे रिजर्व्स कि 2 वीक तक भी सफिशिएंट नहीं थे कि हम उससे ज्यादा, मतलब 2 वीक तक ही, उससे ज्यादा हम इंपोर्ट्स की पेमेंट नहीं कर पाते. सिर्फ 2 वीक्स हम और सरवाइव कर पाते. कह रहे इतना राशन बचा हुआ है कि 2 हफ्ते हम खाना खा पाएंगे, इसके बाद नहीं खा पाएंगे. तो 2 हफ्ते के ही पेमेंट के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ी है, इसके बाद हम पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे. एंड इंटरेस्ट देने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा. टू पे इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी पेड टू इंटरनेशनल लेंडर्स, इंटरेस्ट पे करने के लिए कुछ नहीं बचा. इतना है कि जो बाकी हमारे इंपोर्ट बिल्स है ना, क्रूड ऑयल और जो हम बेसिक नेसेसिटीज और कुछ भी कमोडिटीज इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको पे करने के लिए 2 हफ्ते तक का पैसा है, उसके बाद वो भी नहीं है, और इंटरेस्ट पे करने का भी पैसा नहीं है. एंड नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वाज विलिंग टू लेंड टू इंडिया. चलो ये तो खत्म है.
इनको और लोन देने का फायदा नहीं है, ये अब रीपे करने की कैपेसिटी में नहीं है। रीपे, ये इंटरेस्ट पेमेंट के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे, तो अब हम इनको और लोन्स नहीं दे सकते। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्रास्टिकली गिर रहे थे। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। The expenditure of the government was much higher than the revenue. तो deficit, budgetary deficit, अभी हम कोई वो थोड़ी ना पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट की, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ओवरऑल बजटरी डेफिसिट, डेफिसिट फेस कर रही थी गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर वाज मोर देन द रेवेन्यू। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। इसी की वजह से तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई थी, और इसी की वजह से तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई हुई थी और इन्फ्लेशन हुई थी। As a result, government had to borrow money from banks, public and other financial institutions, international financial institutions. Last reason, inefficient management. Inefficient management गवर्नमेंट की भी और पब्लिक सेक्टर की भी, दोनों की inefficient थी management. The origin of financial crisis can be traced from inefficient management of the economy. कह रहे इकोनॉमी को ठीक से नहीं चलाया जा रहा था, जो लोग चला रहे थे, गवर्नमेंट की बात हो रही है कि वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही थी। The government had to generate surplus revenue to meet challenges like unemployment, poverty, population explosion. कह रहे कहीं भी आपको ग्रोथ करनी है तो सरप्लस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, रेवेन्यू सरप्लस तो होना चाहिए। आप तो रेवेन्यू डेफिसिट में ही रह जाओगे तो आपको तो डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए भी लोन्स बोरो करने पड़ेंगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। However, there was no additional revenue due to the continuous spending on development programs by the government. Surplus generate हो ही नहीं पा रहा था। Moreover, the government was not able to generate sufficient revenue from internal sources such as taxation, running of public sector enterprises, नहीं हो पा रहा था जनरेट रेवेन्यू, उनको लोन्स पे लोन्स बोरो करने पड़ रहे थे अपने डेफिसिट्स को मीट करने के लिए। Government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that it became unsustainable. At times, the foreign exchange borrowed from the other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. Normally foreign exchange borrow करी जाती है हमारे imports को finance करने के लिए, import payments करने के लिए, कह रहे अपनी personal expenses को meet करने के लिए भी हमें loans लेने पड़ रहे थे। गवर्नमेंट को अपनी इकोनॉमी में पैसा स्पेंड करने के लिए भी फॉरेन गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करना पड़ रहा था। Moreover, neither any attempt was made to reduce such profligate or reckless spending. कह रहा इतनी बुरी हालत है तो कहीं तो एक्सपेंडिचर को रिस्ट्रिक्ट करो, कहीं तो उन कंपनीज को बंद करो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो इतने लॉसेस में चल रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली खर्चा कम होगा। कुछ नहीं, कह रहा कोई बात नहीं, और लोन ले लो और लोन ले लो। Nor sufficient attention was given to boost exports to pay for growing imports. These reasons led to the introduction of new economic policy or reforms. Poor performance of the public sector, huge losses हो रहे थे, deficit in BOP, imports were more than the exports, inflationary pressure due to increase in the money supply, which was due to the budgetary deficit, fall in foreign exchange reserves, इतने कम हो गए थे कि आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते की और पेमेंट कर सकते हो और इंटरेस्ट पे करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, गवर्नमेंट डेफिसिट में थी, उनके एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से कहीं ज्यादा थे। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। सो क्राइसिस ऑफ 1991 forced the Indian government for financial help from IMF and World Bank. उन्होंने कहा लोन तो हम देंगे बट कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। To manage the economic crisis of 1991, Indian government approached for loan from IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, popularly known as the World Bank, to facilitate lending for reconstruction and development. तो 2 पर्पस के लिए लोन मांग रहे थे हम, एक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन
और दूसरा IMF से हमने क्या लिया, टू अवेल शॉर्ट टर्म लोन्स टू सॉल्व द BOP प्रॉब्लम। कितना लोन मिला था उस टाइम पे? $7 billion, $7 billion, $7 billion from agencies as a loan. So these agencies collectively, दोनों मिला के $7 billion. Who was the finance minister that time? Dr. Manmohan Singh was the Indian finance minister in 1991, and he was greatly acknowledged for his capabilities. कह रहे उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से कंट्री को बचा लिया था। जो हालात थे ना खत्म, मतलब बहुत बुरे हाल होने वाले थे, पाकिस्तान जैसे होते हैं आज के डेट में, अगर उस टाइम पे ये पॉलिसीज ना इम्प्लीमेंट करी जाती, डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज बेसिकली। तो बहुत बहुत एग्रेसिव स्टेप्स लिए गए थे, ऑप्शन नहीं था, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो Dr. Manmohan Singh was the Indian finance minister in 1991, and he was greatly acknowledged for his capabilities to steer away the economic crisis looming large on the Indian economy. For availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up. तो मैंने बताया कि उन्होंने कहा लोन तो हम दे देंगे, कुछ हमारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, यू हैव टू लिबरलाइज। कह रहे जो आपने इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं ना, इसमें कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। कह रहे आप उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तो ऑपरेट करने ही नहीं दे रहे, आप तो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर पे फोकस कर रहे हो। कह रहे ऐसे तो ये कंपनीज लॉसेस में ही रहेंगे। यू हैव टू लिबरलाइज, यू हैव टू ओपन अप द इकोनॉमी। आप रिस्ट्रिक्शंस हटाओ by removing restrictions on the private sector, by reducing the role of the government in many areas, and by removing the trade restrictions. Okay? You have to liberalize, you have to open up, you have to remove the restrictions on the private sector. Government की interference कम करनी पड़ेगी। ऑप्शन था नहीं कोई, इंडिया अग्रीड, शरत मंजूर है। इंडिया अग्रीड टू द कंडीशंस ऑफ World Bank and IMF and announced the new economic policy. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या था, तो रीजंस हो गए। नाउ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या था? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इट वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991. It consisted of a wide range of economic reforms. The main aim of the policy was to create a more competitive environment in the economy and remove the barriers to entry and growth of firms. The new economic policy can be broadly classified into two kinds of measures. Number one, stabilization measures. Number one, दो measures में divide करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक स्टेबलाइजेशन और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। जैसे हमने जो लोन्स बोरो किए थे वो भी दो पर्पस के लिए थे, एक था रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और एक था टू स्टेबलाइज द BOP पोजीशन। तो पैसे जो आए, हमने यही बोल के तो पैसे लिए थे, जब लोन बोरो किया था तो उनसे भी बताया था कि अच्छा किस लिए, कैसे खर्च करोगे पैसे, उसी से ही हमने ये पॉलिसी फ्रेम करी। ब्रॉडली classified into two kinds of measures. Number one, stabilization. They refer to the short-term measures which aim at correcting the weakness of the BOP position by maintaining sufficient reserves and controlling inflation by keeping the rising prices under control. The first step was stabilization. Second, structural reform, reconstruction and development. They refer to long-term measures which aim at improving the efficiency of the economy and increasing international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. This question is related to this. To manage the economic crisis, the government approached for loan from IBRD for reconstruction and development, from IMF to meet the short-term loans to solve the BOP problem. तो stabilization measures के लिए short term loans थे, BOP as well as increasing prices were kept under control. तो जो policy थी new economic policy, it was divided into three heads. Number one, liberalization. Number two, privatization. Number three, globalization.
तो एक एक करके अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या था, उसमें क्या पॉलिसी थी, प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या था, उसमें क्या पॉलिसीज थी, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या था, उसमें क्या पॉलिसीज थी। पहले इतना रीड करेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ध्यान से देखेंगे। When was the new economic policy introduced? July 1991. I think exact date is 23rd July. Check कर लेंगे, but July 1991. What were the reasons for economic reforms? ठीक है, 6 के 6 आएंगे. What was the level of foreign exchange reserves at the time of introduction of the new economic policy? उसमें आ जाएगा कि ये वाला, वो जो 2 हफ्ते के बचे थे, ये रहा. Foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks, to pay interest. ठीक है, ये वाला हो जाएगा. Next, who was the finance minister? Dr. Manmohan Singh. Who did India approach for financial help? तो 2 parts आ जाएंगे, IBRD and IMF. पूरा लिखेंगे उसमें दोनों के बारे में. What was the amount of loan borrowed? $7 billion. What conditions were imposed by IMF and World Bank before granting loans? तो removal of restrictions, government control कम करना पड़ेगा, ये जो 3 चीजें हैं, removing trade restrictions, open up होना पड़ेगा. What kind of measures were introduced in the new economic policy? तो ये measures, stabilization measures and structural reforms. Okay, कुछ हमने मिस तो नहीं करा कि क्या क्वेश्चन हो सकता है? ठीक है, रीजंस तो आपको एक एक रीजन के बारे में ढंग से जितनी बातें हैं वो पूरी पता होनी चाहिए. ठीक है, इतना रीड करेंगे. चैप्टर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन.